हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, यानी कि आज हम लोग मानव शुक्राणु की संरचना के बारे में, मानव शुक्राणु के स्पेशल पॉइंट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको स्पर्मेटोजेनेसिस इसके पहले के वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद में जो गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, वो गैमेट्स क्या होते हैं तो आपको मालूम है स्पर्म होते हैं। और उस स्पर्म की संरचना क्या होती है, उस स्पर्म का स्ट्रक्चर, शेप, साइज क्या होता है, इन सभी पॉइंट को जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में स्पर्म क्या है। कोई आपसे पूछे कि स्पर्म क्या है तो आप बताएंगे मेल गैमिट, ठीक है, क्या है, मेल गैमिट है। और स्पर्म की संरचना कैसी होती है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्यों होता है, क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप के आप स्पर्म को नहीं देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप के द्वारा ही स्पर्म का स्टडी किया जा सकता है, तो इसीलिए हम स्पर्म की जो संरचना होती है उसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे नाम से जानते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो ह्यूमन स्पर्म है उसका शेप क्या होता है, या शेप का मतलब क्या होता है, आकार, यानी कि इसका आकार कैसा होता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है स्पून शेप्ड। स्पून शेप्ड का मतलब क्या होता है, चम्मच के आकार का इसकी संरचना होती है। या आप कह सकते हैं टैडपोल लाइक, यानी कि मेढक का जो लार्वा होता है, टैडपोल लार्वा, उसके आकार का जो है ह्यूमन स्पर्म होता है। इसके बाद में अगर हम साइज की बात करें कि ह्यूमन स्पर्म का जो साइज होता है वो क्या होता है, तो साइज इसका होता है 0.05 मिलीमीटर, ठीक है, कितना होता है, 0.05 मिलीमीटर होता है। अगर हम माइक्रोमीटर की बात करेंगे तो माइक्रोमीटर में कितना होता है, 50 माइक्रोमीटर, ठीक है, कितना होता है, 50 माइक्रोमीटर इसका जो है साइज होता है। अब हम बात करते हैं कि जो स्पर्म का मूवमेंट है, जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर जो इसका मूवमेंट है, मतलब स्पर्म की जो गति होती है वो क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब गति, तो गति क्या है, 4 mm पर मिनट, ठीक है, 4 mm, यानी 1 मिनट में ये 4 mm गति कर सकता है, कौन, स्पर्म। इसके बाद में अगर हम जीवन काल की बात करें कि स्पर्म का जीवन काल कितना होता है, लाइफ स्पैन कितना है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि आफ्टर इजैकुलेशन, ठीक है, यानी कि स्खलन के बाद 24 घंटे तक ये स्पर्म का जो है जीवन काल होता है, यानी ये 24 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। इसके बीच में अगर फर्टिलाइजेशन ओवा के साथ हो जाता है तो ठीक है, वरना ये स्पर्म क्या होते हैं, डेड कर जाते हैं। स्पर्म कहाँ होता है, सीमेन के अंदर। और सीमेन क्या है, तो स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीमेन के नाम से जानते हैं। 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज्ड पर इजैकुलेशन, यानी एक बार के स्खलन में कितने स्पर्म रिलीज होते हैं, तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। इसके बाद में जैसा कि आपको हम बताए थे कि फर्टिलाइजेशन के लिए लगभग 60% स्पर्म जो है नॉर्मल शेप साइज के होने चाहिए, और 40% जो है विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, यानी गतिशीलता ज़्यादा हो। 40% ऐसे स्पर्म जिनकी गतिशीलता ज़्यादा हो तो जो है ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है आसानी से हो जाती है। अगर हम बात करें कि जो स्पर्म का आकार होता है, जो इसका शेप होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहला कौन सा है, हेड, दूसरा क्या है, मिडिल पीस, और तीसरा क्या है, टेल। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा 4 पार्ट में पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा। 4 पार्ट क्या होगा, हेड, और इसके बाद में आता है नेक, और मिडिल पीस और टेल।
अब यहाँ पर देखिए ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। सबसे ऊपर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर टोपीनुमा संरचना होती है, जिसको हम एक्रोसोम कैप के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम कैप के नाम से जानते हैं। और एक्रोसोम कैप के अंदर क्या होता है? एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम को हम हिंदी में कहते हैं अग्रपिंड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, तो आपको याद रखना है कि गाल्जी बॉडी के द्वारा एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में इसके नीचे क्या होता है, तो हैप्लॉइड क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होता है। इसके बाद में आता है नेक, दूसरा पार्ट नेक, यानी कि इसका जो है धंसा हुआ भाग नेक कहलाता है। नेक रीजन में दो प्रकार के सेंट्रियोल्स होते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स कहलाता है, दूसरा जो है डिस्टल सेंट्रियोल्स कहलाता है। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, समीपस्थ, यानी कि ऐसे सेंट्रियोल्स जो केंद्रक के पास में हैं उनको प्रॉक्सिमल कहा गया है, और जो केंद्रक से दूर हैं उनको डिस्टल सेंट्रियोल्स कहा गया है, दूरस्थ, ठीक है। तारक केंद्र और समीपस्थ तारक केंद्र। एक चीज़ आपको माइंड में अपने ये रखना है कि ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स होते हैं ये फर्टिलाइजेशन के बाद कहाँ चले जाते हैं, तो ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स है ये फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवा में चला जाता है, ठीक है, फीमेल गैमेट में चला जाता है। और फीमेल गैमेट में इसका फंक्शन क्या होता है, तो जब फीमेल फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है और जाइगोट में क्लीवेज होता है, क्लीवेज का मतलब हिंदी में कहते हैं विदलन, विदलन की प्रक्रिया होती है, तो वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स उसमें सहायता करता है। और ये डिस्टल सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, ये एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करते हैं, एक्सियल फिलामेंट को बनाते हैं। इसके बाद में तीसरा नंबर आता है मिडिल पीस, ठीक है। तो मिडिल पीस में क्या होता है, मिडिल पीस जो है ये स्पर्म का पावर हाउस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होगा वहाँ एनर्जी होगी। तो ये जो है मतलब स्पर्म को गति करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिलेगा, मिडिल पीस से मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। और इसके बाद में इसका टेल रीजन आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो स्पाइरल रीजन में अरेंज होते हैं, ठीक है, सर्पिलाकार व्यवस्था में इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। और इसके बाद में इसका जो है ये टेल रीजन आता है, जो लंबी टेल होती है। तो स्पर्म में क्या होता है, टेल यानी पूंछ पाई जाती है। एस्कैरिस के स्पर्म में टेल नहीं होता है, यानी कि एस्कैरिस का जो स्पर्म होता है वो विदाउट टेल होता है। और स्पर्म के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आगे डिटेल में देखते हैं क्या है। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं हेड रीजन को, कि हेड के अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है द हेड इज कवर्ड बाई ए कैप, ठीक है। हेड जो होता है वो कैप से ढका होता है, कवर्ड होता है। तो कैप क्या है, उसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोमिक कैप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एक्रोसोमिक कैप, OR। अच्छा, इसे और किन नामों से जाना जाता है, तो इसे एक्रोसोमिक कैप कह सकते हैं, या एंटीरियर न्यूक्लियर कैप कह सकते हैं, एंटीरियर न्यूक्लियर कैप। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के एंटीरियर रीजन पर ये कैप होता है। या इसको जो है गैलिया कैपिटिस कहते हैं, गैलिया कैपिटिस का के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि गैलिया कैपिटिस क्या होता है। तो गैलिया कैपिटिस वास्तव में क्या है, एक्रोसोमिक कैप ही है। इसके बाद में एक्रोसोम इज कॉल्ड, एक्रोसोम इज ये कैप लाइक स्ट्रक्चर। एक्रोसोम भी एक कैसा है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, कैप की तरह संरचना है। और इसमें क्या भरा होता है, फील्ड विथ लाइटिक एंजाइम, ठीक है। तो एक्रोसोम के अंदर क्या होता है, लाइटिक एंजाइम होता है। लाइटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है, ऐसे एंजाइम जो किसी चीज़ को तोड़ने का काम करते हों, लाइसिस का काम करते हों, ऐसे एंजाइम को लाइटिक एंजाइम कहते हैं। तो वो एंजाइम क्या है, एंजाइम कॉल्ड स्पर्म लाइसिन, इसे स्पर्म लाइसिन के नाम से भी जानते हैं, या इसको जो है एक्रोसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोसिन। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्रोसोम के अंदर होता है। या इसको हम कहते हैं हाइलुरोनिडेज,
क्या कहते हैं, हाइल्यूरोनिडेज। तो इस एंजाइम का काम क्या होता है, जब स्पर्म एग के पास पहुंचते हैं, जैसे मान लेते हैं ये क्या है एग और ये क्या है एक, ये क्या है एक स्पर्म, ठीक है। तो ये स्पर्म जब एग के पास पहुंचेगा तो स्पर्म को अंदर जाना होगा, अंदर जाने के लिए इसे रास्ते की आवश्यकता होगी। तो रास्ता बनाने का काम जो है ये लाइटिक एंजाइम करते हैं और यहाँ पर एक होल बना देते हैं। इसी होल के माध्यम से ये स्पर्म जो है एग के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये जो है लाइटिक एंजाइम होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस हैविंग जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब डीएनए होता है और डीएनए के साथ में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो मतलब ये है कि क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम की बात हो रही है क्योंकि क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्रोमोसोम बने होते हैं। नेक की बात करते हैं, इट इज नैरो, यानी कि ये जो नेक रीजन है नैरो होता है। इट कंटेन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रीओल्स, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रीओल्स यहाँ पर उपस्थित होता है। इनको हम बेसल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। तो अभी आपको हमने बताया है कि प्रॉक्सिमल सेंट्रीओल्स का और डिस्टल सेंट्रीओल्स का कार्य क्या होता है। इसका काम क्या है, ये एग में चला जाएगा और जब क्लीवेज होगा तो उसमें सहायता करता है। और डिस्टल सेंट्रीओल्स क्या करते हैं, अक्षीय तंतु का निर्माण करते हैं स्पर्म में, स्पर्म के टेल में। इसके बाद में एक्सियल फिलामेंट पोसेस थ्रू ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो एक्सियल फिलामेंट होता है, अक्षीय तंतु होता है, उसके पास एक रिंग की तरह संरचना होती है। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, एनुलस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एनुलस, या इस एक विशेष नाम है इसका जेनसन रिंग भी कहते हैं, ठीक है, जेनसन रिंग, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए कहा जाता है जेनसन रिंग के नाम से जानते हैं। तो ये एनुलस कहाँ होता है, एक्सियल फिलामेंट के पास में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मिडिल पीस की। तो मिडिल पीस क्या है, मिडिल पीस को क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एनर्जी चैम्बर। इसको हम एनर्जी चैम्बर के नाम से जानते हैं, क्यों, क्योंकि इस चैम्बर में क्या होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो स्पायरली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इज सराउंडेड बाई स्पायरली माइटोकॉन्ड्रिया, स्पायरली माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ये सराउंडेड होते हैं। और इस अरेंजमेंट को हम जो है निवेनकर्न शीथ के नाम से जानते हैं, निवेनकर्न शीथ के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आपको नोट करना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में क्या है, थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इज फाउंड इन मिडिल पीस, यानी कि साइटोप्लाज्म का जो है एक पतला परत यहाँ पर उपस्थित होता है मिडिल पीस के पास में, व्हिच इज नोन एज मैनकेटी के नाम से जानते हैं इसे, व्हिच इज नोन एज मैनकेटी, यानी कि जो मिडिल पीस है वहाँ पर साइटोप्लाज्म का एक पतला परत होता है। इस परत को हम क्या कहते हैं, मैनकेटी के नाम से जानते हैं, या MENCHETT, मैनकेटी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं टेल की। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो वो टेल है। टेल हेल्प इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म, और टेल का काम क्या है कि ये जो है स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इन्हीं के कारण जो है स्पर्म में क्या होती है, गतिशीलता होती है। तो वैसे तो लगभग जितने भी हायर एनिमल हैं उनके स्पर्म जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, उनके पास टेल होता है। लेकिन कुछ लोअर जो एनिमल्स हैं जैसे एस्कैरिस, तो एस्कैरिस के स्पर्म में टेल नहीं होता है, ठीक है, यानी कि पूंछ उपस्थित नहीं होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कुछ मेल जो होते हैं, मेल वो इनफर्टाइल होते हैं, फर्टाइल नहीं होते हैं, मतलब इनके जो गैमेट्स होंगे वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका ये रीज़न हो सकता है कि जो उनका स्पर्म है, तो स्पर्म की जो संरचना है वो तो ठीक है, मिडिल पीस भी उसके अंदर है, सही है, लेकिन उसका जो टेल रीजन है ये छोटा है। तो टेल अगर छोटा है, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, फैलोपियन ट्यूब तक ये स्पर्म नहीं पहुंच पाएंगे और ये नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे जो मेल होंगे, ऐसे जो
पुरुष होंगे वो इनफर्टाइल होंगे, यानी कि उनके स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि स्पर्म की जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है उसके टेल के लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है।